नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 से 12 तक की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और इसमें फ्रेंड्स अभी तक हमने हमारा क्लास 6 to 9 की बुक कंप्लीट कर लिया। अभी हम आ गए क्लास 10th में। आई होप आपने हमारी उन सारी वीडियोज़ को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियोज़ वॉच आउट करके अपने सारे ही कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया, और इतने डिटेल में कवर करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, ताकि आपको होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम किसी भी स्टेट का हो, और साथ ही साथ या फिर किसी भी फील्ड में आप होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, तो सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ जाइए, वीडियोज़ वॉच आउट कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि आप भी हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी फ्रेंड्स इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें। साथ ही आप अपना रिस्पॉन्स भी हमें अवश्य किया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करने वाले हैं सफाई हेतु आवश्यक बर्तन। ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट उसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने घर की सफाई में हमने क्या देखा था, घर की सफाई की आवश्यकता तथा महत्व देखा था। फिर हमने साथ साथ ही देखा था उसमें घर की सफाई के विभिन्न प्रकार देखे थे, जिसमें हमने दैनिक सफाई के बारे में जाना था। फिर हमने साप्ताहिक सफाई देखी थी, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई और आकस्मिक सफाई हमने देखा था। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया था हमने। आई होप आपने इन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया होगा, और ये आपसे इजीली सॉल्व हुए होंगे। फिर हमने स्टार्ट किया था घर की सफाई के लिए आवश्यक साधन तथा सामग्री, यानी कि हम किन किन टूल्स का प्रयोग करके अपने घर की सफाई कर सकते हैं, वो हमने देखा था। जिसमें हमने झाड़ू देखा था, नरम झाड़ू, सख्त झाड़ू, ब्रश देखा था, रेशेदार ब्रश, सख्त रेशेदार ब्रश, तिनके अथवा सन के ब्रश, तारों के बने ब्रश, अन्य प्रकार के ब्रश, और साथ ही साथ हमने झाड़न और पोछा के बारे में भी देखा था। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास, जो कि हमने कब किया था, हमने मॉर्निंग में ही आज इसको कंप्लीट किया था। जैसे हमारे 9 बजे डेली होती है ना होम साइंस की क्लास, तो आप 9 बजे ही हमने इसको किया था। आई होप आपने इसको देख लिया होगा। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप इस क्लास को देख के अपने डाउट्स ले सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। अभी हमारी जो क्लास होने वाली सफाई है तो आवश्यक बर्तन। घर की सफाई करने के लिए कुछ बर्तनों की आवश्यकता होती है, जिनमें मुख्यतः पोछा लगाने वाली बाल्टी, छोटे बड़े ढक्कनदार कूड़ेदान, कूड़ा उठाने के लिए डस्ट पैड आदि होते हैं। सफाई के बर्तन को भी साफ रखना अनिवार्य होता है, यानी कि जिस बर्तन से आप घर की, जैसे आपका डस्ट पैन हो गया है, बाल्टी हो गई, डस्टबिन हो गई, जिसमें आप कूड़ा करकट उठाते हैं, इसको भी साफ रखना आवश्यक होता है, नहीं तो जर्म्स लग जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सफाई है तो कीटाणुनाशक पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, सफाई है तो कीटनाशक पदार्थ कौन कौन से उनके बारे में देखते हैं। घर के विभिन्न वस्तुओं की सफाई के लिए तथा दाग धब्बों को साफ करने के लिए सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, तारपीन का तेल, साबुन आदि से भी सफाई की जाती है। ये सभी वस्तुएं बच्चों की पहुंच से दूर रखी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कीटनाशक पदार्थ जैसे बेगॉन, गुड नाइट लिक्विड, गुड नाइट कॉइल, चूना पाउडर आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो हमने देखे सफाई के लिए हमारे पास कौन से कीटनाशक पदार्थ होने चाहिए, उनके बारे में। अब हम आधुनिक उपकरण के बारे में जानते हैं। वर्तमान समय में घर की सफाई के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः ये उपकरण विद्युत चलित होते हैं, यानी कि लाइट से चलते हैं, बिजली से चलते हैं। इन उपकरणों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य समय एवं श्रम की बचत करना होता है। ये उपकरण देख लेते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा वैक्यूम क्लीनर। आप सभी वैक्यूम क्लीनर से परिचित होंगे, फिर भी हम एक बार चलो फटाफट पढ़ ही लेते हैं। यह सफाई का अत्याधुनिक यंत्र है। यह बिजली से चलता है। यह पाइप के द्वारा फर्श पर इधर उधर से धूल व गंदगी को खींचकर डिब्बे में लगी एक थैली में एकत्र कर लेता है। बाद में इस थैली को कूड़ेदान में झाड़ दिया जाता है। वैक्यूम क्लीनर घर
प्रत्येक प्रकार के फर्नीचर तथा विभिन्न उपकरणों की सफाई का एक उत्तम तथा सुविधाजनक साधन है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं वैक्यूम क्लीनर के बारे में। वैक्यूम क्लीनर से सफाई करने के तुरंत बाद सॉकेट में से प्लग निकाल देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 है कारपेट क्लीनर। इसके बारे में देखते हैं। इस यंत्र का प्रयोग कालीन व दरी आदि को साफ करने के लिए किया जाता है। इसके पीछे एक बड़ा पैन लगा होता है। यंत्र द्वारा खींची गई धूल इन पैन में ही एकत्र होती है। बाद में पैन को अलग करके साफ कर लिया जाता है। इसकी कार्यविधि वैक्यूम क्लीनर के समान ही होती है, यानी कि ये भी बिजली से ही चलता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कारपेट क्लीनर। तीसरा है हमारा बर्तन साफ करने की मशीन। आजकल आ गई है, आप सभी को पता है। तो घर में प्रत्येक दिन अधिक मात्रा में बर्तन गंदे होते हैं। गंदे बर्तनों की सफाई में पर्याप्त श्रम एवं समय लगता है। इस समस्या के समाधान हेतु वर्तमान समय में बर्तन साफ करने की मशीन बना ली गई है। इस मशीन का एक भाग ढोल के आकार का होता है। इस भाग में जूठे बर्तन रखकर सोडा या विम आदि डाल दिया जाता है। इसके बाद मशीन चालू कर दी जाती है। मशीन की गति एवं पानी के गर्म होने के परिणाम स्वरूप बर्तन शीघ्र ही साफ हो जाते हैं। बर्तनों को निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर एवं सुखाकर यथास्थान पर रख दिया जाता है। यह मशीन अधिकांश व्यापारिक स्थानों पर ही पाई जाती है। घरेलू स्तर पर यह अधिक प्रचलित नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम विभिन्न घरेलू वस्तुओं की सफाई। तो विभिन्न घरेलू वस्तुओं की सफाई में विधियां देख लेते हैं। धातु से बनी वस्तुओं की सफाई। धातु से बनी वस्तुओं की सफाई दो प्रकार की होती है। नंबर 1 कोमल धातु से बनी वस्तुएं। जिस धातु पर सरलता से निशान या खरोच पड़ जाता है उसे कोमल धातु कहते हैं। आप सभी को पता है, जैसे चांदी, तांबा, कलई, स्टील आदि। अब चांदी से बनी वस्तुओं को आप किस प्रकार से साफ कर सकते हैं? देखिए, चांदी की वस्तु वायु के संपर्क में आते ही काली पड़ जाती है। चांदी की वस्तु की सफाई के लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक तथा 1 चम्मच सोडा डालकर उबालें तथा उसमें चांदी की वस्तु डाल दें। धीरे धीरे वस्तु का मैल कटने लगेगा। फिर पानी से निकालकर वस्तु को पोंछकर थोड़ा टेल्कम पाउडर लगा दें। चांदी की वस्तु एकदम चमक जाएगी। तो आपने देख लिया चांदी को आप किस तरह से साफ कर सकते हैं। दूसरा है तांबे से बनी वस्तुओं की सफाई किस प्रकार से होती है। तांबे के बर्तनों को चूने, सोडे व सिरके के मिश्रण से रगड़ने से बर्तन की काली परत हट जाती है। किससे? चूने, सोडे व सिरके के मिश्रण, यानी कि चूना, सोडा और सिरका मिलाकर उससे रगड़ने से जो तांबे का बर्तन होता है उसकी काली परत हट जाती है। इसके पश्चात बर्तन को गर्म पानी में धोकर सुखा लें। फिर सूती कपड़े से पोंछ दें। बर्तन नया जैसा हो जाएगा। तीसरा है कलई तथा क्रोमियम प्लेटेड वस्तुओं की सफाई। इन बर्तनों की सफाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इन बर्तनों की पॉलिश ना उतरने पाए। इन बर्तनों को साफ करने के लिए बारीक मुलायम कपड़े पर हल्का साबुन लगाना चाहिए। फिर हल्के हाथों से रगड़ना चाहिए। तत्पश्चात तुरंत मलमल के कपड़ों से पोंछकर सुखाना चाहिए। चौथा है स्टील के बर्तनों की सफाई। देखते हैं किस प्रकार करते हैं। स्टील के बर्तनों की सफाई गर्म पानी तथा विम आदि अच्छे पाउडर द्वारा की जाती है। सर्वप्रथम गंदे बर्तनों को पानी से अच्छी तरह से धो लें। फिर कपड़े या फोम के टुकड़े पर साबुन लगाकर बर्तन साफ करें तथा साफ पानी से धोकर उन्हें सुखा लें। फिर कपड़े से पोंछकर यथास्थान पर रख दें। पांचवा है हमारा एल्युमिनियम के बर्तनों की सफाई। हम देख लेते हैं इसकी सफाई कैसे की जाती है। एल्युमिनियम की वस्तुएं साधारण पानी व साबुन के घोल, विम आदि के प्रयोग से साफ की जाती हैं। चिकनापन दूर करने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। अधिक गंदे बर्तनों को उबले पानी में सिरका व नींबू का रस डालकर धोना चाहिए। जले बर्तनों को पानी व नमक डालकर गर्म करके साफ किया जा सकता है। इन बर्तनों को साफ कपड़े से पोंछकर तथा सुखाकर रखना चाहिए। दूसरा देखते हैं कठोर धातु से बनी वस्तुएं हैं। तो देखते हैं फटाफट। इन वस्तुओं की सफाई निम्न प्रकार से की जाती है। कैसे? नंबर 1 लौह धातु से बनी वस्तुएं जो कठोर होती है ना, तो लौह धातु होता है, उसमें पीतल धातु से बनी वस्तुएं, ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं? ये कठोर धातु से बनी वस्तुएं आती हैं। तो लोहे को आप किस तरह साफ कर सकते हैं? देखते हैं। लोहे के बने बर्तनों की सफाई के लिए राख या कच्ची ईंट का प्रयोग किया जाता है। लोहे के बर्तन में जंग जल्दी लगता है, अतः जंग से बचाने के लिए हल्की सी चिकनाई या तेल का लेप लगाकर रखना चाहिए। यानी कि जब भी आप लोहे का बर्तन साफ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल का
लेप लगा कर रखें जिससे वो चिकना रहे और जंग जल्दी ना पकड़े। दूसरा हमारा कठोर धातु में आता है क्या, पीतल धातु से बनी वस्तुएं। पीतल की धातु से बने बर्तन जल्दी काले हरे रंग के हो जाते हैं। इन बर्तनों की सफाई के लिए नींबू या खटाई का प्रयोग करना चाहिए। पीतल की मूर्तियां या शो पीस आदि को पॉलिश तथा ब्रश से साफ करना चाहिए। तो ये तो हमने देखा कठोर धातु। कठोर धातु में हमारा क्या आया, लोहा आया और पीतल आया। अब लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं की सफाई आप किस प्रकार से कर सकते हैं, देखते हैं। घर में अधिकांशतः सामान लकड़ी से बना होता है, तो अलग अलग लकड़ी के सामानों को साफ करने की अलग अलग विधियां हैं। नंबर 1 है, सफ़ेद लकड़ी से अगर कोई सामान बना है तो आप उसको किस प्रकार से साफ कर सकते हैं। गर्म पानी में सर्फ घोलें तथा मुलायम सूती कपड़े को घोल में भिगोकर वस्तु को धीरे धीरे रगड़ें। तत्पश्चात साफ पानी से धोकर छाये में सूखने के लिए रख दें। दूसरा है वार्निश की हुई लकड़ी। जो वार्निश की हुई लकड़ी होती है उसको कैसे साफ किया जाता है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पैराफिन डालकर घोल तैयार करें। फिर इस घोल से फर्नीचर की सफाई करें। यदि आवश्यक है तो पुनः पॉलिश करवाएं। तीसरा है पॉलिश की हुई लकड़ी। आधा लीटर पानी में सिरका डालकर कपड़ा भिगोकर रगड़ें। फिर सूखे कपड़े से पोंछकर सरसों के तेल या मिट्टी के तेल से चमकाएं। चौथा है पेंट की हुई लकड़ी से बनी वस्तुओं को आप कैसे साफ कर सकते हैं। जो पेंट की हुई लकड़ी की वस्तुएं हैं उन्हें नींबू द्वारा साफ किया जा सकता है। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं को आप किस प्रकार से साफ कर सकते हैं उनके बारे में। अब देख लेते हैं शीशे से बनी वस्तुओं को, जो ग्लास होता है उससे बनी वस्तुओं को आप कैसे साफ कर सकते हैं। प्रत्येक घर में शीशे का बना विभिन्न सामान होता है, जैसे खिड़कियां, दरवाजे, बर्तन, दर्पण, टीवी, कंप्यूटर आदि। शीशे के दरवाजे एवं खिड़कियों को साबुन से धोकर कपड़े से सुखाना चाहिए। शीशे की चमक बनाए रखने के लिए बारीक कागज में मेथिलेटेड स्पिरिट लगाकर रगड़ना चाहिए। साफ पानी में सिरका मिलाकर धोने से भी शीशे चमक जाते हैं। शीशे से बनी बोतलों तथा फूलदान आदि की सफाई गर्म पानी व साबुन से करनी चाहिए। कांच के बर्तनों को साफ करने के लिए उन्हें गुनगुने पानी में अमोनिया के कुछ बूंदें डालकर भिगो देना चाहिए। तत्पश्चात कुछ समय बाद कपड़े से रगड़कर साफ करना चाहिए। ये तो हमने देखा शीशे से बनी वस्तुओं की सफाई आप किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखते हैं जो चीनी मिट्टी होती है तथा इनेमिल से बनी वस्तुओं की सफाई किस प्रकार होती है। चीनी मिट्टी तथा इनेमिल से बने बर्तनों तथा विभिन्न वस्तुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जो राख, मिट्टी आदि से धुलने पर खराब हो जाती है। इस प्रकार के बर्तन तथा वस्तुओं की सफाई साबुन जैसे विम आदि से ही करनी चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया क्या, कुछ विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से, यानी कि विभिन्न प्रकार की सफाई आप कैसे कर सकते हैं। जैसे धातु से बनी वस्तुओं की सफाई कैसे होती है, कठोर धातु से कैसे बनी जो वस्तु होती है, लकड़ी से बनी वस्तु जो होती है, शीशे से बनी वस्तुओं की सफाई आप कैसे कर सकते हैं। तो ये तो हमने कुछ सफाई के बारे में देखा। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखिए। रेशेदार ब्रश को किसने बनाया जाता है, यानी कि जो रेशेदार ब्रश होता है वो किससे बनाया जाता है, अब हमने पढ़ा था। सफाई के एक आधुनिक उपकरण का नाम बताइए, बहुत ईजी। किस धातु से बने बर्तन जल्दी काले या हरे रंग के हो जाते हैं, अभी हमने जस्ट ही पढ़ा। शीशे की चमक के लिए किस स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है, ये देखिए हमने ऊपर ही अभी पढ़ा शीशे में कि शीशे की चमक के लिए किस स्पिरिट का उपयोग किया जाता है, मैथिलेटेड स्पिरिट का। कौन सी स्पिरिट का, मैथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए हमने क्या बोला है आपको कि जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ना, वो सारे ही जो भी आपने वीडियो देखी है, जितने भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उन्हीं से रिलेटेड आते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, मैं बार बार बोलती हूँ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। घर की सफाई के लिए कूड़े करकट को हटाना। घर पर कार्य करने तथा खान पान के समय अनेक व्यर्थ के पदार्थ एकत्र हो जाते हैं, जो घरेलू कूड़ा करकट कहलाते हैं। जैसे रसोई घर में काटे गए फल तथा सब्जियों के छिलके, पॉलीथीन, अखबार के कागज, गत्ते के डिब्बे आदि। यह कूड़ा यदि नहीं हटाया जाए तो यह बढ़ता जाएगा एवं बीमारियों का कारण बनेगा। अतः घर की सफाई के लिए कूड़े करकट को हटाना अनिवार्य है। कूड़े करकट का निस्तारण व्यवस्थित योजना द्वारा होना चाहिए, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है कूड़ेदान का प्रयोग। जब भी आपको कूड़ा करकट हटाना है तो आप कूड़ेदान का प्रयोग करें। परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य यह है कि कूड़े को कूड़ेदान के अंदर ही डालें।
कूड़े को फैलने से रोकने के लिए सभी कमरों व रसोई घर में ढक्कनदार कूड़ेदान रखने चाहिए तथा घर के बाहर एक बड़ा कूड़ेदान भी रखना चाहिए। ध्यान रहे कूड़ेदान में केवल सूखा कूड़ा ही डालें। घर के अंदर रखे सभी कूड़ेदानों का कूड़ा बाहर रखे कूड़ेदानों में एकत्र कर देना चाहिए। दूसरा है हमारा कूड़ेदान के अंदर पॉलीथीन का प्रयोग, यानी कि जब भी आप डस्टबिन का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक पॉलीथीन लगाइए, जिससे क्या होगा वो डस्टबिन साफ रहेगी और जब भी आपको कचरा फेंकना है तो आप पॉलीथीन उठा के फेंक सकते हैं। तो देखिए कूड़ेदान को साफ रखने के लिए उसके अंदर पॉलीथीन लगाएं। ऐसा करने से कूड़ेदान भी साफ रहेगा, यानी कि आपकी डस्टबिन साफ रहेगी और कूड़ा मुख्य कूड़ेदान में डालते समय इधर उधर भी नहीं बिखरेगा। तीसरा है कूड़े का निष्कासन। कूड़े के निष्कासन का कार्य निजी सफाई कर्मचारी का होता है। वह इस कूड़े की नगर पालिका कूड़ेदान में, जो ये कूड़ा घर का निकलता है उसको नगर पालिका के कूड़ेदान में डाल देता है और नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा उस कूड़े को तुरंत शहर से बाहर ले जाकर विभिन्न विधियों द्वारा उसका निष्कासन कर दिया जाता है। तो ये तो हमने देखा किसके बारे में, घर की सफाई के लिए कूड़े करकट को आप किस प्रकार से हटा सकते हैं, ये देखा। अब घरेलू कूड़े को नष्ट करने के क्या उपाय हैं। नंबर 1 है जलाना। अगर घरेलू कूड़े को नष्ट करना है तो आप उसको जलाइए। घरेलू कूड़े को नष्ट करने के लिए उसे जलाना एक पारंपरिक उपाय है। कूड़े को जलाने के लिए शहर से बाहर ईंटों की एक गोलाकार चिमनी बनी होती है। चिमनी में धुआं निकलने के लिए ऊपर की ओर 3 छेद होते हैं। चिमनी के बीच में एक जाली होती है जिसके नीचे कूड़ा रखने और जलाने का प्रबंध होता है। इस प्रक्रिया के पश्चात जो राख बचती है उसका प्रयोग सड़क या सीमेंट बनाने में किया जाता है। परंतु वर्तमान में घरेलू कूड़े में पॉलीथीन, पीवीसी तथा प्लास्टिक आदि पाई जाती है, जिनके जलने से अनेक विषैले एवं दुर्गंध युक्त गैसें निकलती हैं और वायु प्रदूषित होती है। अतः अब कूड़े करकट को जलाने की विधि उपयोगी नहीं मानी जाती। और क्यों नहीं मानी जाती ये हमने देख लिया, क्योंकि कूड़े में क्या पाया जाता है, पॉलीथीन, पीवीसी तथा प्लास्टिक की बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसे सारी वस्तुएं पाई जाती हैं जिनसे क्या है, वायु से प्रदूषित गैस निकलती है। इसीलिए जो ये जलाना है कूड़े को, ये अभी सही नहीं माना जाता। अब नेक्स्ट देखते हैं कूड़े के उपयोग के लिए छटाई। घरेलू कूड़े को नष्ट करने के लिए प्रक्रिया के दौरान कूड़े की सामग्री के उपयोग में लाने के लिए उसकी छटाई भी की जाती है। यह विधि पाश्चात्य देशों में प्रचलित है। इनमें कूड़े को निम्नलिखित 3 भागों में छांटकर उसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कूड़े को 3 भागों में बांटकर छांटकर उसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है कोयले व मिट्टी के टुकड़ों से ईंटों का निर्माण किया जाता है। नंबर 2 मुलायम कूड़ा जिसमें घास, पत्ती, कागज व कपड़ों के टुकड़े होते हैं, इससे खाद बना ली जाती है। ध्यान दीजिएगा, कोयले व मिट्टी के जो टुकड़ों से क्या होता है, ईंटों का निर्माण किया जाता है। और दूसरा जो मुलायम कूड़ा जिसमें घास, पत्ती, कागज और कपड़े होते हैं, इनके टुकड़े जो होते हैं इससे खाद बना ली जाती है। और तीसरा कड़ा कूड़ा जिसमें कांच, हड्डी, टूटी चीजें होती है, उसका प्रयोग सड़कों के गड्ढे पाटने में किया जाता है। तो देखिए हमारे जो कूड़े निकलते हैं वो भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनको भी 3 श्रेणी में बांट दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा है गड्ढे को कूड़े से पाटना। इस विधि के तहत घरेलू कूड़े का प्रयोग गड्ढे को पाटने में किया जाता है, परंतु यह विधि भी अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें कूड़ा खुला पड़ा रहता है और इसमें मक्खी, मच्छर और हानिकारक जीवाणु उत्पन्न होते हैं तथा ये यहाँ से उड़कर दूसरे स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं। अब देखते हैं घरेलू मल मूत्र विसर्जन। तो मल मूत्र विसर्जन प्रत्येक मनुष्य की एक अनिवार्य शारीरिक आवश्यकता। आप सभी को पता है, जिस प्रकार जीवित रहने के लिए भोजन एवं जल ग्रहण करना आवश्यक है, उसी प्रकार प्रतिदिन मल मूत्र त्याग आवश्यक है। मल मूत्र व्यक्ति के शरीर से उत्सर्जित होने वाले व्यर्थ एवं दूषित पदार्थ है, जिनमें अनेक प्रकार के अशुद्धियां, विषैले तत्व पाए जाते हैं। मल मूत्र विसर्जन की विधियां देख लेते हैं हम। तो नंबर 1 है संडास प्रणाली। कुछ समय पूर्व तक हमारे देश में विभिन्न भागों में घरेलू मल मूत्र विसर्जन के लिए संडास प्रणाली को अपनाया जाता था। इस विधि में शौचालय में एक स्थान पर भूमि में एक गड्ढा खोद लिया जाता था। इस गड्ढे के ऊपर एक सीट लगा दी जाती थी जहां शौच क्रिया की जाती थी। मल इसी गड्ढे में गिरता था तथा सफाई कर्मचारी द्वारा सफाई न करने के कारण मल जमीन के अंदर ही सड़ता रहता था। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता रहता था और इसमें भूमि का जल प्रदूषित होने की आशंका रहती थी, जिस कारण इस प्रणाली को पूर्णतः त्याग दिया गया। संडास आपने देखा
कितना ज़्यादा मतलब हानिकारक है। दूसरा है मल स्थानांतरण प्रणाली। घरेलू मल मूत्र विसर्जन की यह पुरानी विधि है, वर्तमान समय में इसका प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत घर के किसी भाग में, विशेषकर बाहरी द्वार के निकट, शौचालय का निर्माण कराया जाता है। इस स्थान पर एक पाट रखा रहता है जिसमें मलमूत्र एकत्र होता है। इस विधि में सफाई कर्मचारी प्रतिदिन शौचालय से मल टोकरों में उठाकर निर्धारित स्थान पर डाल देता है जहां मल द्वारा खाद तैयार की जाती है। इस प्रणाली में पर्यावरण तो दूषित होता ही है, साथ ही किसी मनुष्य द्वारा मल को सिर पर उठाकर ले जाना एक अमानवीय कार्य माना जाता है। इस कारण सरकार ने सिर पर मैला ढोने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तो हमने दो तरह की विधियां देखी, कौन सी, संडास प्रणाली और मल स्थानांतरण प्रणाली। आई होप ये दोनों आपको समझ में आया होगा। तीसरा हम देख लेते हैं मल विसर्जन की जल संवहन प्रणाली क्या होती है। जो मल विसर्जन की जल संवहन प्रणाली ये क्या होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। घरेलू मल विसर्जन की यह वर्तमान प्रणाली है। यह विधि ही जल संवहन विधि है, अतः वर्तमान में इस प्रणाली को अपनाया जाता है। यह दो विधियों के रूप में पाई जाती है, नंबर 1 प्रथम प्रणाली और नंबर 2 द्वितीय प्रणाली। अब एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। प्रथम प्रणाली के अंतर्गत घर के किसी एक भाग में शौचालय का निर्माण करवाया जा सकता है जहां एक सीट की व्यवस्था होती है। सीट में एक पाइप लगा होता है जो भूमि के अंदर एक टैंक में पाया जाता है जिसे सेप्टिक टैंक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीट के अंदर एक पाइप लगा होता है जो भूमि के अंदर एक टैंक में जाता है जिसे सेप्टिक टैंक कहते हैं। शौचालय का प्रयोग करने के पश्चात ऊपर टंकी से जुड़े पाइप का बटन नीचे दबाकर जल छोड़ा जाता है जिससे सारी गंदगी टैंक में गिर जाती है। टैंक के ऊपर लगे पाइप के माध्यम से यह जल सार्वजनिक नालियों की व्यवस्था के माध्यम से बहता हुआ नगर के बाहर निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता है जहां उससे खाद का निर्माण भी किया जाता है। पहले यह जलमल शहरों के पास बहने वाली नदियों में प्रवाहित किया जाता था, परंतु अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इससे नदियों का पानी दूषित हो जाता है। तो ये तो हमने मल विसर्जन की जल संवहन प्रणाली में प्रथम प्रणाली देखी। दूसरा देखते हैं द्वितीय प्रणाली। द्वितीय प्रणाली के तहत मल एक सेप्टिक टैंक में एकत्रित होता है। इस टैंक में एक पाइप ऊपर की ओर निकलता है जिससे गैस का विसर्जन होता है तथा दूसरे पाइप से अतिरिक्त पानी निकलने की व्यवस्था होती है। टैंक में मल नीचे बैठता रहता है जिसे कीड़े खाकर समाप्त कर देते हैं, जिसमें टैंक अनेक वर्षों तक कार्य करता है। जब टैंक भर जाता है तो उसकी सफाई के उपरांत पुनः इसका अनेक वर्षों तक उपयोग किया जा सकता है। अब देख लेते हैं हम क्या, हमारा सुलभ शौचालय। सुलभ शौचालय के बारे में हम जानते हैं। सुलभ शौचालय एक राष्ट्रीय योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में मैला ढोने की प्रथा की पूर्णतः समाप्ति तथा जनता को आदर्श शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना है। देश भर में सुलभ शौचालय के निर्माण में सुलभ इंटरनेशनल नामक एक गैर सरकारी संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। सुलभ शौचालयों से जनता को स्वच्छ एवं सस्ती शौचालय सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत अधिक से अधिक सुलभ शौचालयों के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है। सुलभ शौचालय बनाने के लिए केंद्र सरकार तथा विश्व बैंक की ओर से विशेष अनुदान की व्यवस्था है। तो ये तो हमने देखा किसके बारे में, सुलभ शौचालय के बारे में। अब देखते हैं घरेलू गंदे पानी का निष्कासन, यानी कि जो हमारे घर में गंदे पानी होते हैं उनका निष्कासन, यानी कि उसको आप किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, उनके बारे में हम फटाफट देख लेते हैं। संपूर्ण सफाई के लिए आवश्यक है कि किसी भी भाग में गंदा पानी ना फैले। अनेक कार्यों जैसे नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, घर की धुलाई आदि से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। निकासी की व्यवस्था उचित न होने पर रुके हुए गंदे पानी में मच्छरों के पैदा होने का खतरा होता है। गंदे पानी की निकासी के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। देखते हैं कौन कौन सी है। नंबर 1, घर के अंदर पानी के बहाव हेतु नालियों का ढलान सही होना चाहिए। नाली पक्की व चौड़ी होनी चाहिए। नंबर 2, घर के जिन स्थानों पर अधिक पानी गिरता है उन स्थानों का फर्श पक्का व ढलावदार होना चाहिए। नंबर 3, घर की सभी नालियां मुख्य नाली सीवर में जाकर गिरनी चाहिए। नंबर 4, नालियां ढकी होनी चाहिए जिससे उनसे कूड़ा करकट ना गिरे। नंबर 5, नालियों में DDT पाउडर व फिनाइल डालते रहना चाहिए।
नंबर 6 है सड़क पर गंदा पानी न फैले इसके लिए नालियाँ गहरी होनी चाहिए। और नंबर 7 है बहुमंजिली यानी कि बहुत सारे जिसमें मंजिलें होती हैं इमारतों में प्लास्टिक या सीमेंट के पाइप का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि कई सारे फ्लोर होते हैं ना, 2 फ्लोर 3 फ्लोर का जो बिल्डिंग होता है, तो बहुमंजिली इमारतों में प्लास्टिक या सीमेंट के पाइप का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, घरेलू गंदगी पानी का निष्कासन, यानी कि जो हमारे घर से जो गंदा पानी निकलता है उसका निष्कासन किस प्रकार से किया जा सकता है उनके बारे में। अब ये जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हमेशा की तरह उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए, सुलभ शौचालय किस प्रकार की योजना है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था 1-2 मिनट पहले। दूसरा, घरेलू कूड़े को नष्ट करने का एक पारंपरिक उपाय बताइए। तीसरा, शौचालयों के निर्माण में किस संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। और चौथा है मल मूत्र विसर्जन की एक प्रणाली का नाम बताइए। हमने पढ़ा ना मल मूत्र विसर्जन की 2-3 प्रणाली पढ़ी, तो बताइए उसमें से किसी भी एक प्रणाली का नाम बताइए। इट्स वेरी इजी है, क्या इसमें आपको समझना है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सभी तो अभी जस्ट ही पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन देखिए पूछ ले रहे हैं। तो ये हमारी फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये जितना भी हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश किया है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।